बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवा वक्त टुडे में खुशामदीद और सुबह बखैर। मैं हूँ एहतशाम रहमान। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे किताब हिदायत से। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। कहेंगे पहले सफ़र जिहाद से पीछे छोड़ जाने वाले, जब तुम रवाना होगे अम्वाले गनीमत की तरफ ताकि तुम उन पर कब्जा कर लो, हमें भी इजाज़त दो कि तुम्हारे पीछे पीछे आएँ। वो चाहते हैं कि वो अल्लाह के हुक्म को बदल दें। फरमाइए तुम कतन हमारे पीछे नहीं आ सकते, यूं ही फरमा दिया है अल्लाह ताला ने। पहले से सूरा अल फतह की आयत नंबर 15 का तर्जुमा पेश किया गया है आपके सामने। नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी कुरान पाक के इन आयात पर अमल करने, कुरान पाक को समझ कर पढ़ने, उस पर अमल करने की तौफीक भी अता फरमाए। आज के दिन के हवाले से बात करते हैं। आज मंगल है, 15 रमज़ानुल मुबारक 1432 हिजरी, 16 अगस्त सन 2011। आज के मौजूद मेहमान का तारुफ करा देते हैं। चीफ रिपोर्टर रोज़नामा नवाब जनाब सलमान गनी साहब हमारे साथ स्टूडियोज में तशरीफ फरमाए। सलमान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं साहब? खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। पहली खबर की जानिब हम आपकी इजाज़त से बढ़ेंगे और खबर है कि भारतीय यौम आज़ादी पर कश्मीरियों का यौम स्याह। मकबूजा कश्मीर में हड़ताल, मुजाहरे, कर्फ्यू का समा, घरों पर सब्ज़ हिलाली परचम लहराते रहे। भारतीयों ने यौम आज़ादी खौफ हिरास की फ़ज़ा में मनाया। नई दिल्ली नो फ्लाई जोन करार, कंट्रोल लाइन पर हाई अलर्ट। मकबूजा कश्मीर में पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। उमर फारूक, अली गिलानी, शबीर शाह नजरबंद। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर हजारों अफराद सड़कों पर आ गए। वादी गो इंडिया गो, हम लेकर रहेंगे आज़ादी और पाकिस्तान के हक में नारों से गूंज उठी। अहलकारों की घरों में घुसकर खवातीन से बदतमीजी। मुतादिद कश्मीरी गिरफ्तार। इस्लामाबाद में हुर्रियत रहनुमाओं का अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के सामने धरना। मुजफ्फराबाद, इस्लामाबाद, लाहौर में भी मुजाहरे। भारत ने हक़ खुद अरादियत सलब कर रखा है, आलमी बरादरी नोटिस ले, कश्मीरी रहनुमा। सलमान साहब, इतना ज़बरदस्त कल एहतजाज और फिर पूरे मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तान के परचम लहराते रहे, क्या अब भी अक़वाम आलम की आंखें नहीं खुलेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतशाम साहब, भारतीय यौम आज़ादी पर कश्मीरी अवाम की तरफ से यौम स्याह, ये रवायत बड़ी पुरानी है। और आप देखें कि हक़ खुद अरादियत का वादा खुद UN ने कश्मीरी अवाम के साथ किया था और UN से रजू खुद इंडियन लीडरशिप ने किया था। मैं समझता हूँ कि जब तक आप कश्मीरी अवाम को अपने मुस्तकबिल के फ़ैसले का इख्तियार नहीं देंगे, एहतजाज का ये सिलसिला जारी रहेगा। और आप देखें कि ये एहतजाज और ये जो जद्दोजहद है ये अब तीसरी नस्ल तक मुंतकिल हो रही है। वहाँ पर कश्मीरी नौजवान और कश्मीरी बच्चे कश्मीर के अंदर गली मोहल्लों और सड़कों पे आकर अपने मुस्तकबिल के फ़ैसले का एक हक मांगते हैं। लेकिन इस हवाले से हिंदुस्तान ने अपनी ज़िद और हठधर्मी और कश्मीर को अपने टूटंग कहने का सिलसिला जारी रखा है। मैं समझता हूँ कि जब तक कश्मीरी अवाम को उनके मुस्तकबिल के फ़ैसले का इख्तियार नहीं मिलेगा, ये जद्दोजहद और ये एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। कल का दिन क्या पैगाम था उन हमारे सियासतदानों के लिए जो कहते हैं कि कश्मीर पर अपना मौक़िफ़ पुराना तब्दील कर दिया जाए? देखें, पाकिस्तान के हवाले से जैसे कि आपने कहा कि वहाँ पर उन्होंने सब्ज़ हिलाली परचम, कि पाकिस्तान के हवाले से उनके अपने एक जज्बात और एहसासात हैं। पाकिस्तान मसले का बुनियादी फ़रीक है। इस मसले के 3 फ़रीक हैं, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और ख़ुद कश्मीरी अवाम। और कश्मीरी अवाम की मर्ज़ी के बग़ैर वहाँ पर ना ही कोई हल सामने आ सकता है और ना ही उन पर कोई हल थोपा जा सकता है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए जो कश्मीर है वो कोर इशू है और पाकिस्तान के अवाम ने हमेशा 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर मनाकर अपना वज़न कश्मीरी अवाम के पलड़े में डाला है। लेकिन तशाम साहब, हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारी हुकूमतों ने जिस जुर्रत की ज़रूरत थी, देखिए हम मसले के बुनियादी फ़रीक हैं और ये तकसीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा है और ये ज़मीन के टुकड़े की बात नहीं है, ये 1.25 करोड़ कश्मीरी अवाम के मुस्तकबिल का सवाल है और 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की कुर्बानियाँ हैं। मैं कहता हूँ कि सिर्फ कश्मीरी अवाम ने अपने खून के ज़रिए, अपनी जदोजहद के ज़रिए इस मसले को एक आलमी मसला बनाया है। और आप आलमी बरादरी का इसमें रोल देखें कि उन्होंने, मैं समझता हूँ कि एक मुजरमाना गफलत बरती है कि जहाँ पर उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं वहाँ पर वो सब कुछ कर गुजरते हैं। मशरकी तैमूर का मसला है, जर्मनी का मसला है, सूडान का मसला है कि जहाँ पर उनके अपने इंटरेस्ट थे उन्होंने किया है। और मैं समझता हूँ कि एक तरफ आप ये भी देखें कि अमेरिकन और ख़ुद मगरबी ममालिक पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान ताल्लुकात कार, तजारत, मुज़ाकरात की बात करते हैं,
जब तक आप इस मसले का जो बुनियादी मसला है वो कश्मीर है, और कश्मीर के मसले पे जब तक कोई मुस्बत पेशरफ्त नहीं होती, कोई मौसर पेशरफ्त नहीं होती, आप देखें कि इस मसले को जिंदा किसने रखा है? इस मसले को जिंदा कश्मीरी अवाम ने रखा है। अपने खून से उन्होंने एक तारीख रकम की है, एक जद्दोजहद की, एक मैं समझता हूँ एक ऐसी मिसाल कायम की है जो दुनिया में इससे पहले नहीं, और ये साल साल से जद्दोजहद जारी है। और अब तो हिंदुस्तान पाकिस्तान पे भी कोई ऐसा एतराज़ नहीं कर सकता, चूँकि ये तहरीक और ये जद्दोजहद खुद कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद है और पुरअमन जद्दोजहद है। और दूसरी तरफ आप इसमें हिंदुस्तान का रोल देखें कि वो यूएन में ये वादा करके आए कि हम कश्मीरी अवाम को हक़ खुदरादियत देंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामाली मकबूजा वादी के अंदर की गई है, मैं समझता हूँ कि इसमें पाकिस्तान ने वो रोल अदा नहीं किया है कि हिंदुस्तान का एक जो भयानक चेहरा है, जो इंसानी हकूक़ की पामाली के हवाले से, वो दुनिया को नहीं दिखाया। और अभी भी हमारे सियासतदान चाहते हैं कि भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर हों, उनसे तजारत की जाए। नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात करते हैं। ये नवाज शरीफ साहब ने मोहतरम जनाब मजीद निज़ामी के नाम ख़त लिखा है, जिसका अक्स भी आज के नए वक्त में छपा है। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि भारतीय खुदाओं को अपना खुदा नहीं कहा, सिख वफ़द से मुखातिब होकर कहा, जिस रब को आप पूछते हैं वही हमारा रब है, क्योंकि वो रब्बुल आलमीन है। नवाज शरीफ, क्या मैं पाकिस्तान की नजरिए और इसकी बुनियादों पर गहरा ईमान रखता हूँ और ये अकीदा हमेशा मेरी सियासत का महवर रहा है। कतई तौर पर नहीं कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान सरहद हमारी मजबूरी है। मेरा बयान तोड़ मरोड़ कर शाया किया गया। 3 बार मसला कश्मीर का जिक्र किया। इसी तनाजुर में वाजपेयी की लाहौर आमद, कारगिल की मुहिम जोही का जिक्र आया। इसी पर मैंने कहा भारत ने कमीशन बनाकर अच्छा किया। मजीद निज़ामी के नाम खत, सियाको सबाक से हटकर कुछ नहीं दिया, ये कहना है रिपोर्टर्स का। जी सलमान साहब, आप फरमाइएगा कि मियाँ साहब ने जो सेफमा की तकरीब में खिताब किया था वो ना सिर्फ छपा बल्कि वो ऑन एयर भी गया है और पूरी दुनिया ने भी उसको देखा और सुना। आप इस वाले से मजीद कहिएगा कि नवाज साहब मियाँ साहब की जो तकरीर अखबारात और चैनल्स के जरिए सामने आई है वो कोई ढकी छुपी नहीं। मैं समझता हूँ कि नवाए वक्त और ख़ुद मजीद निज़ामी साहब ने अच्छे सहाफ़ती इक़दार का मुज़ाहरा करते हुए उन्हें वजाहत का भरपूर हक़ दिया है। लेकिन ये मसला सिर्फ एक नुक्ते तक नहीं था कि उन्होंने कहा कि जी भारतीय जिसे अपना खुदा समझते हैं हम भी उसे खुदा, इसमें और भी कई सारी कंट्रोवर्शियल बातें हैं। और नवाज शरीफ साहब सिर्फ नवाज शरीफ नहीं है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर भी हैं। और उनका दावा यह है कि ये कायदे आज़म की जमात है कि जिस प्लेटफार्म से उन्होंने ये बात की है वो मुतनाज़ प्लेटफार्म है। ये वही लोग हैं जो अमन की आशा की बात करते हैं। और अमन की आशा क्या है कि इस बारे में कोई दो आरा मौजूद नहीं कि उनका अपना एक एजेंडा है। वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिर्फ तजारत ताल्लुकात की बात करते हैं और जो बुनियादी इशूज़ हैं, मैं समझता हूँ कि वो एक मुतनाज़े एक प्लेटफार्म था और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह को वहाँ जाकर अपनी बात करनी चाहिए थी। देखें, ये तकसीम की जो लकीर है ये एक पूरी तारीख है और ये पत्थर पर लकीर के मुतरादफ है। और ये बात करना कि जी उनका और हमारा कल्चर एक है, ये तो फिर नज़रिया पाकिस्तान की नफ़ी है। और मैं आपको इस हवाले से बात कहना ज़रूरी समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मगरबी सफारतकारों की आमद और उनकी पुरस्कार सरगर्मियाँ ये किस लिए हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान रवाबत कायम किए जाएँ, तजारत होनी चाहिए, मुज़ाकरात होनी चाहिए, लेकिन वो उन तनाज़ात की बात नहीं करते जो इनके दरमियान आज से नहीं तकरीबन 65 साल से कायम है। इस वाले से ये सेफमा का जो प्लेटफॉर्म है जिस पर मियाँ साहब जाते हैं और हर मतबा को इस तरह का मुतनाज़ा बयान दे देते हैं कि उसके बाद फिर उनको वजाहतें पेश करनी पड़ती हैं और वो कौम से माफ़ी भी नहीं मांगते, कहते हैं कि जी गलत शाया किया गया उनका बयान। आप फरमाइएगा कि सेफमा के प्लेटफॉर्म में तो कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जिनके खिलाफ मियाँ साहब ने माजी में कार्रवाई भी की और फिर आप उनके इस प्लेटफॉर्म पर जाकर इस तरह के बयान क्यों देते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि खुद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत के लिए चैलेंज और उनकी पार्टी के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। वो पार्टी जो अपने आप को कायदे आज़म की जमात कहलाती है कि ये जो तकसीम थी ये तकसीम एक इसके पीछे एक तारीख़ है। और जहाँ तक आपने इस प्लेटफार्म का जिक्र किया है इस बारे में कोई दो आरा नहीं कि हिंदुस्तान टाइम्स और एक और इशाती इदारे, मैं जो बात कर रहा था कि इस वक्त एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत ये सारा काम किया जा रहा है और मियां साहब उसका हिस्सा इंटरप्ट करना चाहूँगा, इसी पर बात भी करेंगे। नाज़िर वक्त ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा।
नवाबक टुडे में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सलमान गनी साहब हमारे साथ तशरीफ फरमाए, उनसे बहुत अहम मौजू पर गुफ्तगू हो रही है। जी, आप फरमा रहे थे कि मुनज़्ज़म साजिश के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है, फिर नवाज शरीफ साहब के बयान के बारे में हम बात कर रहे हैं, कुछ मजीद फरमाएंगे। देखिए, इसमें कुछ मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का ये कहना था कि उस तकरीब में मियाँ साहब एक लाइटर मूड में थे। ये बड़ा एक हसास इशू था। आप देखें कि इससे खुद पाकिस्तान के अवाम के जज्बात ही नहीं, वो खुद मुस्लिम लीगियों के जज्बात भी मजमू हैं। और ये जो तकसीम हिंद थी, इसके पीछे एक तारीख थी। और जब हम कल्चर की बात करते हैं कि जी उनका और हमारा कल्चर एक, हमारा कतन उनका और हमारा कल्चर एक नहीं है, ना हमारी उनकी तारीख एक है। और बात यह कि इसी बुनियाद पे नज़रिया पाकिस्तान की असल बुनियाद ही यही है कि ना हमारा उनका और हमारा कल्चर एक था। और बात यह कि मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह हैं। और ये जिस आपने उन्होंने वजाहत की है, मैं समझता हूँ कि ये वजाहत मजीद निज़ामी साहब को और मजीद निज़ामी साहब ने और नवाब वक्त ने उनकी ये वजाहत कारीन तक पहुँचा दी है। उन्हें खुद अपने पाकिस्तान के अवाम को मुतमिन करना पड़ेगा। और मुतमिन करने की ज़रूरत इसलिए पैदा हुई कि उन्होंने कुछ ऐसे इश्यूज़ को छेड़ा जो तयशुदा इश्यूज़ हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो एक अलग हसीयत कायम हुई थी, इसी बुनियाद पर हुई थी कि दोनों तरफ कल्चर मुख्तलिफ था। और ये सारे शकूक व शुबात इसलिए कायम हुए कि एक एहतशाम साहब आलमी एजेंडा उसे भी आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और मुझे कहने में कोई आर नहीं कि आपको याद होगा कुछ रोज़ पहले हिलरी क्लिंटन साहब वहाँ पर गई थी और वो एशिया पैसिफिक के रोल की बात कर रही थी। खुद हिंदुस्तान को मोस्ट फेवरेट कंट्री करार देने का एक प्लानिंग है, उस पर अमल पैरा हुआ जा रहा है। और ख़ुद जो मगरबी सफारतकार हैं पाकिस्तान में आकर सियासतदानों को, सनतकारों को, हुकूमती ज़िम्मेदारान को ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि आप हिंदुस्तान से अच्छे ताल्लुकात कायम करें। देखें, एक बात मैं पाकिस्तान के अवाम के हवाले से कहूँगा कि आप किसी भी पैमाने पे नाप के देख लें कि पाकिस्तान के अवाम की एक रिजर्वेशन मौजूद है हिंदुस्तान के हवाले से। बल्कि मैं यहाँ तक कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो और पीपल्स पार्टी रोटी, कपड़े और मकान की वजह से पॉपुलर हुई थी। मैं नहीं इससे इत्तेफाक करता। भुट्टो साहब ने हिंदुस्तान से 1000 साल तक जंग करने की बात की थी और पाकिस्तान के अवाम ने उनकी तायद की। आज भी जब भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान आप क्रिकेट मैच देख लें कि जब क्रिकेट मैच होता है तो पाकिस्तान के अवाम किधर खड़े होते हैं। अभी हम कश्मीर की बात कर रहे थे कि कश्मीरी अवाम जब भी हिंदुस्तान से कोई बात होती है तो वहां पर सबज हलाली परचम लहराने का मकसद क्या होता है। मैं समझता हूं कि हमारी तारीख के हवाले से कंफ्यूजन पैदा करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी तारीख बड़ी क्लियर है, हमारे ख्यालात बड़े क्लियर है। और ख़ास तौर पे मियाँ नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि इस हवाले से पाकिस्तानी कौम और ख़ुद मुस्लिम लीगी कारकुनों को मुतमिन करना बिल्कुल कौम के सामने वजाहत करे और कौम से अगर इनसे गलती हुई भी है तो उससे माफ़ी मांगे कौम से, और इसी वजह से कौम जो है वो फिर उनके साथ आ सकती है। और अगली खबर हम शामिल करेंगे पाक अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से कि ऐसा कुछ कर दिखाएं कि हम कांग्रेस को मुतमिन कर सकें, ये कहना है ओबामा इंतजामिया का। अमेरिका ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी इमदाद दहशतगर्दी के खिलाफ कारकर्दगी से मशरूत कर दी। नई हिकमत अमली के मुताबिक खुफिया स्कोर कार्ड तरतीब दिया जा रहा है। ओसामा के कंपाउंड से मालूमात के असूल में मदद, अफगान जंग में ताउन का हिसाब रखा जाएगा। हर टोकरी में इन कामों की फहरिस्त है जो अमरीका पाकिस्तान से चाहता है। अमरीकी अखबार। अमरीका ने बाकायदा तौर पर मुतालबात की ऐसी कोई फहरिस्त नहीं दी। दहशतगर्दी के मुकाबले और अफगानिस्तान से ताल्लुकात के बारे में फैसला पाकिस्तान का अपना होगा। तर्जुमान ISI। इस्लामाबाद और वाशिंगटन के ताल्लुकात अदले का बदला की बुनियाद पर नहीं, ये कहना है हुसैन हक्कानी का। फिर एक और खबर इसी हवाले से हम आप तक पहुंचाएंगे कि स्टेल्थ हेलीकॉप्टर तक रसाई पाकिस्तान और चीन ने रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी। हेलीकॉप्टर तक रसाई की दरख्वास्त की, ना ही पाकिस्तान ने रसाई दी, चीनी वजारत खारजा का ये कहना है। सलमान साहब, अमरीका के हवाले से खबर जो आई है, उनके एक अखबार ने यह खबर दी कि अमरीका पाकिस्तान को अब मजीद दबाव डाल रहा है और कहा है कि कारकर्दगी अगर आपकी होगी बेहतर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, डू मोर की पॉलिसी वही और फिर स्टिक एंड कैरेट की पॉलिसी, उसी के तहत हम आपको इमदाद देंगे। देखिए शाम साहब, उन्होंने 4 शराइत का जिक्र किया है। पाकिस्तान की फौजी इमदाद 4 शराइत के साथ मशरूत किया है। मैं समझता हूँ कि ऑपरेशन एबटाबाद के बाद अमेरिका का जो भयानक चेहरा है वो खुल के सामने आ गया है कि वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं है, पाकिस्तान का दुश्मन है। जहाँ तक वो शराइत की बात कर रहे हैं जनाब, वो उनकी टोकरी तो खुद अफगानिस्तान के अंदर उलट गई है। उन्हें अफगानिस्तान से अपना बोरिया बिस्तर गोल करना पड़ रहा है। वो उस जंग का मलबा पाकिस्तान पर डालना चाहते हैं
और मैं एक क्रेडिट पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को दूंगा कि ये जो 20 अरब डॉलर की इसमें बात की गई है, किसको दिए 20 अरब डॉलर? पूछें जनरल मुशर्रफ से, सही, जिन्हें वो यहाँ से निकलवा के ले गए हैं कि 1 अरब 1.4 बिलियन इमदाद जो फौज ये तस्लीम करती है कि फौज के पास मिली है। बाकी इमदाद का हिसाब वो जनरल मुशर्रफ से लें, लेकिन इमदादों के साथ अपनी शराइत को मशरूत करना पाकिस्तान की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी पे असरअंदाज होने के मुतरादिफ है। फौज अपनी लाइन जो है वो क्लियर कर चुकी है कि हम अपने जो कौमी मफादात हैं उस पर असरअंदाज किसी को ना होने की इजाज़त देंगे और ना हम होने दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे हुक्मरानों को ये बावर कराने की ज़रूरत है कि हम आपसे दोस्ती चाहते हैं, लेकिन ये दोस्ती आपकी शराइत के साथ मशरूत नहीं होगी। मैं समझता हूँ कि अगर अमरीकी इमदाद से छुटकारा हासिल होता है कि फौज ने तो ये ऐलान कर दिया कि हमें तो ऐसी इमदाद की जरूरत नहीं है, पाकिस्तानी कौम तो ये दुआ कर रही है कि की जो रिपोर्ट है छुटकारा हासिल कर लें और मैं समझता हूँ इस पे पाकिस्तान की हुकूमत को वाज़ेह करना चाहिए कि जी देखें, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग ये पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई थी। शाम साहब, ये अमरीकी जंग थी। 9/11 के वाक़यात के बाद एक फौजी डिक्टेटर ने अपने ज़ाती और सियासी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की फ़ज़ाओं को सरेंडर किया। वो यहाँ से जा चुका है और बदकिस्मती ये है कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट से लोगों को तवक्को ये थी कि ये बरसे इक़्तिदार आकर उस पॉलिसी पे नज़रसानी करेंगे। और आपको याद होगा अभी चंद हफ्ते पहले ये बात की गई कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात फैसला कुन मोड़ पे हैं और इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका का भयानक बदनुमा चेहरा पाकिस्तानी अवाम पर एक्सपोज हो चुका है। और तमाम रिपोर्ट्स जो आज तक आई हैं कि पाकिस्तान के अवाम की वाज़ेह अक्सरियत अमेरिका और अमेरिकी अज़ाइम से नफरत करती है और लेकिन हमारे हुक्मरान जो है अमेरिकन के सामने बिछे जाते हैं। इस रिपोर्ट के बाद पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव को अमेरिका को बावर करवाना चाहिए कि आप अगर अपनी इमदाद को पाकिस्तान में अपने एजेंडे के साथ मशरूत करेंगे तो हमें ऐसी इमदाद की कोई ज़रूरत नहीं। बिल्कुल सही फरमाया सलमान गनी साहब ने कि अमरीकी एजेंडे के तहत और उनके ताबे अगर इमदाद को मशरूत करेंगे तो हमें ऐसी इमदाद की कतन कोई ज़रूरत नहीं है। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से खबर है, उसकी बात करेंगे कि पंजाब में गन्ने के फोग से 1000 मेगावाट तक बिजली हासिल की जाएगी। शहबाज शरीफ, टैरिफ का तयन करके 1 हफ्ते में रिपोर्ट दी जाए। कोटला से 500 मेगावाट बिजली का हतमी प्लान 7 रोज में पेश करने का हुक्म। लाहौर में 100 से ज़ायद खेलों के मैदान बनेंगे। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में स्पाइन सेंटर के क़याम के मनसूबे का जायज़ा लेने की हिदायत। और ज़फ़र कुरैशी साहब के हवाले से भी खबर शामिल करना चाहेंगे कि NICL स्कैंडल की इंक्वायरी, ज़फ़र कुरैशी ने चार्ज संभाल लिया। FIA हुकाम की तरफ से रिकॉर्ड की अदम फराहमी, कायम मुकाम डायरेक्टर लाहौर की तरफ से रिकॉर्ड ना मिलने पर इंक्वायरी का बाकायदा आगाज ना हो सका। 4 मातहत अफसरान को बुलाने पर सिर्फ चौधरी अहमद और खालिद अनीस की इजलास में शिरकत, पेशरफ्त का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से सलमान साहब आप क्या कहेंगे? शहबाज शरीफ साहब कोशिशें कर रहे हैं कि पंजाब में बिजली के बहरान का खात्मा किया जा सके। देखिए शाम साहब, मैं समझता हूँ कि बिजली की पैदावार की बराह रास्त जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट पे है। आज जब पाकिस्तान लोड शेडिंग की वजह से अंधेरों में डूबा हुआ है, इसमें ज़रूरत इस अमर की थी कि हमारी वफाकी हुकूमत कोई मौसर हिकमत अमली बनाती। और आप देखें कि इसमें मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत नहीं, इससे पहली हुकूमतों ने भी मुजरमाना गफलत बरती है। राइट सर, मुझे एक बार फिर आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा माज़रत के साथ। ब्रेक के लिए जाना है नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, आपकी कॉल भी शामिल करेंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। शिमाली वज़ीरिस्तान में अमरीकी जासूस तैयारे का मिसाइल हमला, 4 अफराद जाँ बहक। पेशावर में रिश्ते के तनाज़े पर एक ही खानदान के 8 अफराद कत्ल कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट में NICL केस की समाअत आज होगी। और उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान की 14वीं बरसी आज मनाई जा रही है।
खुशियों के रंग, हर लम्हा बन जाए मनपसंद मनपसंद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारा नंबर नोट फरमाइए, नंबर है 0423631269। कॉल कर सकते हैं आप, सलमान गनी साहब से बात भी कर सकते हैं। सलमान साहब, ब्रेक में जैसे खबर हम शहबाज शरीफ साहब के बारे से बात कर रहे थे कि वो डैम्स बनाना चाह रहे हैं और बिजली की पैदावार के बारे से कोशिशें कर रहे हैं सूबे में। देखिए शाम साहब, डैम की तो बात नहीं है, डैम तो पाकिस्तान की ज़रूरत थी। कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के तमाम तकनीकी माहिरीन का अगर किसी एक मंसूबे पे इत्तफाक राय है तो वो कालाबाग डैम था। अगर आपने बर वक्त कालाबाग डैम बनाया होता तो आज ये जो लोड शेडिंग की लानत है इससे हमें छुटकारा हासिल हो जाता है। देखिए बात यह कि मेरे ख्याल में ये बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट थी और उन्होंने इस हवाले से भी मुजरमाना गफलत बरती। और ये जो पावर प्रोजेक्ट्स और IPPs हैं इसमें बहुत बड़े पैमाने पे कमीशंस का असूल, मैं समझता हूँ कि जब तक आपने पावर के हवाले से अपनी कोई मौसर हिकमत अमली बनाकर उस पर अमल पैरा नहीं होते उस वक्त तक ये मसला हल नहीं होगा। और अब नौबत यहाँ तक आ गई है कि सूबे अपना बंदोबस्त खुद करने पर मजबूर हो गए। सही, कॉलर की जानिब चलते हैं। पहले कॉलर है मेहर फारूक साहब हैं गुजरात से। अस्सलाम वालेकुम जी। सर वालेकुम सलाम जी, मेहर फारूक साहब फरमाइएगा। आपसे प्रोग्राम बड़ी अच्छी बात कर रही थी, मैं शॉर्टकट कहना चाहूंगा। काइंडली आप एंकर तरफ के बजाय अगर आज आप किसी मेंबर को बुलाते पार्लियामेंट या सूबाई को, तो आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने गन्ने के 1000 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है, मगर ये मनसूबा कब मुकम्मल होगा? जब हुकूमत के 5 साल पूरे हो जाएंगे। और दूसरा ये मैं कहना चाहूंगा कि गुजरात में सुप्रीम कोर्ट के हवाले से हाजी दासर है, उनके खिलाफ जाली केस में उनकी सजा का फैसला आया था, जो मियां साहब की पार्टी ने सपोर्ट कर रही है। अभी तक ना वो गिरफ्तार हो रहे हैं ना जुडिशरी पर अमल हो रहा है। सिर्फ कानून इन पार्टी के लोगों पर ही, गरीब लोगों पर ही अमल हो रहा है। ठीक, थैंक यू वेरी मच जी। मेहर फारूक साहब गुजरात से हैं और वो तनकीद कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब और मुस्लिम लीग नून की पॉलिसीज। देखिए मैंने तो पहले ये बात कहा कि ये जो बिजली का मनसूबा और बिजली के हवाले से ये फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। शहबाज शरीफ साहब ने अगर कुछ करना चाह रहे हैं तो उन्होंने पंजाब की सतह पर कुछ ऐसे मंसूबे ज़रूर जिनका उन्होंने ऐलान किया है, उनकी रिजर्वेशन दुरुस्त है कि आप मंसूबों के ऐलान करते जा रहे हैं। इससे पहले चीन के साथ भी एक वायदे की बात की गई थी, उन मंसूबों पर अमल दरामद होना चाहिए और ख़ास तौर पे जमहूरियत के सम्राट जो हैं वो आम आदमी तक पहुंचने चाहिए। और जहाँ तक उन्होंने जाली डिग्रियों की बात की है, इस पर कोई दो आरा नहीं है कि पाकिस्तान की अदालत उज़्मा उनके हवाले से लोगों को बहुत सारी तवक्कुआत थी। मैं समझता हूं कि अगर अदालत उज़्मा ने ये बेड़ा उठाया था तो उसे तोड़ तक पहुंचाना जरूर चाहिए। राइट, लाहौर से अब्दुल रशीद साहब की कॉल शामिल करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र जी, फरमाइएगा। सर मेरा ये सवाल है, अपना योम आज़ादी पे वज़ीर आज़म साहब ने, सदर ने, सब ने तकरीरें की हैं जी। उन्होंने किसी ने ये करप्शन पे बात किसी ने की, ठीक ना किसी ने कोई लोड शेडिंग बात की है, ना कोई अवामी मसाइल पे बात की है। अब देखो ना हर पास सैलाब आ रहा है, कोई कालाबाग डैम पे बात नहीं करता जो हमारा सबसे बड़ा इशू है। ठीक, थैंक यू वेरी मच जी। लाहौर से अब्दुल रशीद साहब कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत ने करप्शन पे बात नहीं की, और कल अगर भारतीय वज़ीर आज़म की तकरीर आपने सुनी हो तो उन्होंने करप्शन के हवाले से बात की है, करप्शन के खात्मे के हवाले से अपने मुल्क में बात की, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ने इस पर बात नहीं की। मेरा ख्याल हमारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ने क्यों बात नहीं की वो रशीद साहब और पूरी कौम बहुत बेहतर जानते हैं कि क्यों बात नहीं की। देखें, हमारी अदालत उज़्मा ने जो NRO पे फैसला दिया है उसके बाद और कई सारे ऐसे फैसले आए हैं। बुनियादी तौर पे करप्शन और लूट मार का सद्देबाब वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन आज आप देखें कि जो करप्शन और लूट मार के रुझानात आम हुए हैं, लोग इस आग में जल रहे हैं और बदकिस्मती से सारे इल्ज़ाम जो हैं हमारे हुक्मरानों और सियासतदानों पे लग रहे हैं। और पाकिस्तान के अंदर सियासत और जमहूरियत एहतशाम साहब इसलिए मजबूत नहीं हो सकी कि सियासत और जमहूरियत जो करप्शन के सद्देबाब की बुनियादी जिम्मेदारी इन पे होती है कि सबसे ज़्यादा करप्शन परवान इनके दौर में हुई है और कोई एहतसाबी अमल मौजूद नहीं है। डेमोक्रेसी जवाबदेही के अमल का नाम है, एहतसाबी अमल का नाम है। आज पाकिस्तान में कोई एहतसाबी अदारा मौजूद नहीं और मैं समझता हूँ कि करप्शन और लूटमार और बदनवानी और बेज़ाब्तियों के हवाले से जो नोटिस लिया जा रहा है वो अदालत उज़्मा की तरफ से लिया जा रहा है और अदालत उज़्मा फैसले करती है, हुकूमत उन पर अमल दरामद करने से इनकारी है। इसकी वजह से मायूसी और बेचैनी बढ़ी है और करप्शन के रुझानात बढ़ रहे हैं। एक और कॉल शामिल करते हैं मुस्तफा साहब की लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी।
अस्सलाम जी, मैं ये पहले तो अभी सलमान गनी साहब की आवाज पहचान रहा हूँ क्योंकि मेरी केबल नहीं आ रही और यहाँ भी करप्शन शुरू हो गई है कि ये वर्ल्ड कॉल वाले कोई 50% से ज्यादा अपनी जो अपना नेटवर्क है ऑन ही नहीं रखते जी। कुछ मजीद कहना चाहेंगे जी? कुछ जी, मजीद मैं कहना ये चाहेंगे? जरूर अर्ज करूंगा कि आपके यहाँ इस कदर अच्छे तबसरे होते हैं और सलमान गनी साहब जैसे मुबस्सर जो हैं वो कमाल की बातें करते हैं, लेकिन आजकल एक अजीबो गरीब रुझान ये हो रहा है कि पाकिस्तान को आप सब जानते हैं कि टुकड़ों में बांटा जा रहा है और सब नजला जो है वो, अगर हम पंजाब की बात करें तो ये कहते हैं तासुब की बात करते हैं। कराची भी हमारा है, चप्पा चप्पा पाकिस्तान का हमारा है, हम किसी जगह की बात नहीं कर सकते। अगर कराची में टारगेट किलिंग की बात करते हैं, बत्ताखोरी की, तो वो कहते हैं आप कराची की क्यों बात करते हैं। तो मैंने एक एंकर साहब को सुना, उन्होंने इतनी, मैं समझता हूँ बद इखलाकी से एक शख्स का ये रिमार्क जो था, उन्होंने कराची के मामलात पे अफसोस और दुख का इजहार किया। तो उन्होंने कहा अगर आप कराची की बात करते हैं तो मैं लाहौर की, भाई लाहौर कराची का क्या मतलब है, ये पाकिस्तान है, किसी का ना कराची है, किसी का लाहौर नहीं, सबका पाकिस्तान के 18 करोड़ बंदों का सिंध है, पंजाब है। आप पंजाब को तोड़ने की 1000 बातें करें, हमने तो कभी नहीं कहा कराची को तोड़े। आप पंजाब को लसानी तौर बुनियादों पे तोड़ना चाह रहे हैं, मुल्क तोड़ना चाह रहे हैं, कोई नहीं कहता। आप तो 6 करोड़ जो हैं वो अपने लोगों को हिंदुस्तान को ऑफर कर रहे हैं कि हम हमारे लोग ले लो। मुस्तफा साहब, थैंक यू वेरी मच जी। अभी हम बात करते हैं जी सूबों की तकसीम के हवाले से, वो रिजर्वेशंस का इज़हार कर रहे थे, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, एक तो मुस्तफा साहब ने जो बात की कि उनकी केबल ख़राब है, तो उनके जज्बात और एहसासात सुन के मुझे लग रहा है कि केबल उनकी ख़राब की गई है और वो ये ज़रूर पता कराएं। देखिए, उन्होंने बात दुरुस्त की है कि इस वक्त पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पे इंतशार में और अदम इस्तेहकाम से दो चार करना ये दुश्मन का एजेंडा है। और दुश्मन वार किस बुनियाद पे कर रहा है? लसानियत, इलाकाइयत और तअस्सुबात को हवा देकर। ये कराची, लाहौर, देखें कराची में नहीं पाकिस्तान है, कराची में पठान भी है, पंजाबी भी है, पख्तून भी है, बलोच भी है, कि वहाँ पर जो लोग इस तरह की बातों को हवा दे रहे हैं वो किसका काम कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम में उनके अंदर पाकिस्तानी दिल धड़कता है और ये एजेंडा जो है पाकिस्तान के अवाम में तफरीक पैदा करना दुश्मन का एजेंडा है। सलमान साहब, कल भी कराची में एक बात मैं कहना चाहूँगा, 6 अफराद मजीद भी मारे गए जी। देखिए, कराची के अंदर ये सिलसिला जारी रहेगा। मैं आपके पहले भी आपके प्रोग्रामों में हमेशा ये कहता रहा हूँ कि जब तक आप कानून पे असरअंदाज होने वालों के खिलाफ कानून का शिकंजा नहीं कसेंगे, कराची में अमन बहाल नहीं होगा। कराची में जो असला की बरमार है, वहाँ पर बत्ताखोरी का वो जिक्र कर रहे थे, वहाँ पर लैंड माफिया मौजूद है, अंडरवर्ल्ड के लोग हैं। जब तक आप लॉ एंड ऑर्डर के अदारों से क्रिमिनल्स को निकाल बाहर नहीं करेंगे और उन्हें फ्री हैंड नहीं देंगे कि जो लोग कानून पे असरअंदाज हो रहे हैं उनके खिलाफ कानून का शिकंजा कसा जाए, उस वक्त तक वहां पर खुद हुकूमती, वहां पर हुकूमत जरूर मौजूद है लेकिन हुकूमती रेट नहीं है। आप देखें, कोई ऐसा दिन नहीं जाता कि कम अज कम 1 दर्जन लोग टारगेट किलिंग की नजर ना होते हो। अब तक गवर्नमेंट ने इस हवाले से उनके पास कोई प्रोग्राम, कोई लाएअमल नहीं कि कराची में उन्होंने अमन को बहाल करना है। ओकाड़ा से आपके शहर से एक कॉलर है, फखर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी फखर साहब, फरमाइएगा। भाईजान, गुजारिश ये है कि ये मैं बात करना चाहता हूँ, बहुत से कॉलरों ने भी आज इस मसले को हाईलाइट किया है, तो मेरी गुजारिश ये है कि पहले तो कराची में जो नफरतें लसानी बुनियादों पे हैं वो तो दूर नहीं हो सकी, वो दरारें तो खत्म नहीं हो सकी। आप ये सराकी वाले या पंजाब के अंदर भी नफरतें पैदा करना चाहते हैं, तो ये पाकिस्तान को कहाँ तक ले जाना चाहते हैं, क्या मकसद है इनका? तो दूसरी गुजारिश मेरी ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब से या उनकी मतलब पार्टी से कि हमारे इलाके के कोई एक MP साहब हैं, वो उधर गए हैं और वो घंटा 1.5 घंटा उनके मेहमान खाने में बैठकर ही वापस आने वाले थे, तो वो तो मेहरबानी अपना राव कैसर साहब की कि वो उनको साथ ले गए और मुलाकात करवाई। अगर इन्होंने हमारे जो लीडरों को भी नहीं मिला था, हम वोट किसको दें? हमें क्या पता कि ये हम जिसको वोट दे रहे हैं कल वो दरवाजे से वापस आ जाएगा। तो ये बराए मेहरबानी थोड़ी सी नजरसानी करें। राइट फखर साहब, थैंक यू वेरी मच जी। सराइकी सूबे के बारे से कहा जा रहा है कि सराइकी सूबा बनेगा तो वहाँ के अवाम की परेशानियां दूर होंगी। आप समझते हैं कि वाकई अवाम की परेशानियां दूर होंगी अगर ऐसा सूबा बन जाता है, या फिर वही वडेरों और जागीरदारों और वहाँ के सरदारों को ही फायदा होगा? सराइकी सूबे की बात पाकिस्तान की उस जमात के चीफ एग्जीक्यूटिव ने की है
जिस जमात की खुद पहचान ये नहीं है कि उन्होंने कभी लिसानियत या इलाके, पीपल्स पार्टी का एक क्रेडिट है, उन्होंने वफाक की सियासत की है। मेरा ख्याल वो जो सराइकी सूबे की बात कर रहे थे, पीपल्स पार्टी ने उस पर पसपाई इख्तियार की है। और इसका मकसद क्या था शाम साहब? इसका मकसद कोई देखें, अब वो सूबों की बात नहीं की जा रही, इसका मकसद था पंजाब हुकूमत और पंजाब के वजीर आला पे असरअंदाज होना, और उन पे असरअंदाज होने की वजह क्या है, जो मैं समझता हूँ कि 27 जुलाई को उन्होंने कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में एक तकरीर की थी जी। उसमें उन्होंने बराह रास्त ऐवान सदर को टारगेट किया था करप्शन और लूट मार के हवाले से, लिहाजा उन्हें सबक सिखाना मकसूद था। और आप अपनी सियासी तारीख देखें कि माजी के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की पंजाब में हुकूमत थी, और मुझे याद पड़ता है कि यही काफ लीग की क़यादत लाहौर के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी कि पंजाब की तकसीम नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब जहां पर इनके सियासी मफादात हों वहां पर ये सूबों की तकसीम की बात करते हैं, और जहां पर इनके सियासी मफादात पूरे हो जाए वहां पर ये ना तोड़ने की बात करते हैं। देखें, सूबों की इंतजामी तकसीम दुनिया के अंदर होती है, लेकिन ये सराइकी सूबे की बात करके पीपल्स पार्टी के चीफ एग्जीक्यूटिव ने खुद पीपल्स पार्टी पर असरअंदाज होने की कोशिश की है, और मैं समझता हूं उन्होंने नजरसानी की है। अब वो सराइकी सूबे की बात नहीं कर रहे। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से आपने बात की, उस बयान के हवाले से कल बाबर अवान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उनका कहना था कि इस पर हम अदालत पे जाएंगे, और अदालत जो है वो तहकीकाती कमीशन बिठाए, जो उन्होंने जरदारी साहब के हवाले से बयान दी है, इस पर आप क्या कहें? और उसके बाद जब अदालत फैसला करेगी तो उस पर वो अमल दरामद नहीं करेंगे। मैं कहता हूँ बड़ी अच्छी बात बाबर अवान साहब ने की है कि जरूर जाएं वो अदालत के, और वो इसे टारगेट करें चीफ मिनिस्टर साहब के बयान को। क्या इसमें कोई दो राह मौजूद है कि हुकूमती सतह पे करप्शन और लूटमार नहीं हो रही? बल्कि मैं तो ये कहूंगा, अभी वो जो फखर साहब बात कर रहे थे कि जी हम किसको वोट दें, पाकिस्तान का शाम साहब बहुत बड़ा बहरान, अखलाकी बहरान है। हमारी लीडरशिप की क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है पाकिस्तान के अंदर। इस वक्त एक भी लीडर ऐसा नहीं जिसके बारे में कौम दिल पे हाथ रख के ये कह सके कि ये लीडर सच बोलता है, ये ऑनेस्ट है। आज सबसे बड़ा बहरान यही है, और यही पाकिस्तान की वजह से पाकिस्तान आज जगनसाई की वजह लीडरशिप का बहरान है, ये कहना सलमान साहब का। शाही साहब की कॉल शामिल करना चाहेंगे लाहौर से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, गुजारिश ये है जी कि क़याम पाकिस्तान के वक्त मशरकी पंजाब से लाखों महाजरीन ने हिजरत की और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आके आबाद हो गए, और वो आज पाकिस्तानी कहलाते हैं। उन्होंने अपना कोई अलहदा तशख़्ख़ुस कायम करने की कोशिश नहीं की, लेकिन ये यूपी और बिहार से और दीगर सूबों से आने वाले जो महाजरीन हैं जिन्होंने पाकिस्तान में आके कराची में इर्तिकाज़ किया और अपना अलहदा एक लिसानी तशख़्ख़ुस कायम किया महाजिर के नाम से, इस अलहदा लिसानी तशख़्ख़ुस के कायम करने की वजह से आज कराची के जो मसाइल हैं वो इतने गंभीर हो गए हैं। अगर ये लोग पाकिस्तान आके दीगर कौमियतों के साथ मदगम हो जाते और अलहदा लिसानी तशख़्ख़ुस ना कायम करने की कोशिश करते तो शायद आज कराची के मसाइल इतने गंभीर ना होते। राइट, ठीक, थैंक यू वेरी मच जी। मशरकी पंजाब से जो लोग हिजरत करके आए उन्होंने तो अपने आप को पाकिस्तानी कहा, महाजर नहीं कहा, लेकिन जो यूपी से और दीगर बिहार से आए वो अपने आप को महाजर क्यों कहते हैं? देखिए, ये बड़ा अलार्मिंग क्वेश्चन है उनका कि बात जी की सारी चीज़ें और नौबत यहाँ तक क्यों पहुँची कि जिससे वो लसानी बुनियाद पर उनका गालबन इशारा MKM की तरफ है। MKM तो 40 साल के बाद बनी है, और वो क्यों बनी है, उसके मकासद क्या थे, इस हवाले से कोई दो राह नहीं है। मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा इत्तेहाद और यकजहती की ज़रूरत है, और इत्तेहाद और यकजहती जो जमहूरी माशरों में हमेशा सियासी जमातें पैदा करती हैं। आज सियासी जमातों का रोल क्या है, आज नफरतों की सियासत क्यों हो रही है, आज लसानी बुनियादों पर सूबों की बात कौन कर रहा है? खुद सियासतदान कर रहे हैं, और वो सियासतदान कर रहे हैं कि उनके एजेंडे में ये चीज़ें शामिल नहीं थी। इन सियासी जमातों के एजेंडे में इशूज़ की सियासत थी कि पाकिस्तान के अवाम को कौन से मसाइल और मुश्किलात दरपेश हैं, कि मैं समझता हूँ कि ये नॉन इशूज़ को इशूज़ और इशूज़ को नॉन इशूज़ बनाने की सियासत ने पाकिस्तान के अंदर मसाइल को बढ़ाया है, कम नहीं किया। और मैं समझता हूं कि जो लोग नफरतों की सियासत कर रहे हैं वो दुश्मन के एजेंडे पे हैं। पाकिस्तान के और अवाम को इस हवाले से खबरदार होने की कराची की सियासी जमात के हवाले से बात की, और MKM के हवाले से खबर है, मंजूर हसन साहब ने कहा कि मैंने एक बार फिर ख्वाब देखा है कि MKM के वज़रा जो है हुकूमत में आ रहा। खबर है कि MKM की सिंध हुकूमत में शमूलियत का ऐलान कल तक मुतवक्को है। दूसरी जानिब अवामी नेशनल पार्टी आइंदा हफ्ते हुकूमत में रहने या ना रहने का फैसला करेगी। ये क्या ड्रामा चल रहा है? मेरा ख्याल आप मेरी उस बात की तायद करेंगे कि मैं पिछले 1 साल से, चूँकि MKM कोई एक दफ़ा हुकूमत छोड़ के हुकूमत में शामिल नहीं हुई, ये तो सिलसिला हर 3 माह के बाद होता है। और आपको याद होगा कि मैंने आपको कहा था कि पाकिस्तान की सियासत में
MQM वो मछली है जो हुकूमती तालाब के बगैर नहीं रह सकती। जी बिल्कुल। कि बात ये कि उनके मामलात ऐसे हैं कि वो 10 दिन भी गुजारा नहीं कर सके। और मैं समझता हूँ कि जो कुछ उन्होंने लोगों के सामने रखा है, जिस बुनियाद पर वो सिंध हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट से अलहदा हुए, वो तो हुकूमत में वापस चले गए। क्रेडिबिलिटी बची है MQM के पास। सैकड़ों लोग जो टारगेट किलिंग की नजर हुए, जिन बेचारों की FIR दर्ज तक नहीं हुई, उसके हवाले से जवाबदेह कौन होगा? मैं समझता हूं कि ये तमाशा अब बंद होना चाहिए। बात यह कि नविश्ता दीवार है कि इन सियासी जमातों ने जो कुछ किया और ख़ास तौर पे अपने अवाम के साथ जो जुल्म ज़्यादती की है, वो अब इस सियासी तारीख का हिस्सा है और इस हवाले से इन्हीं सियासतदानों को जवाबदेह ज़रूर होना। और अवाम को भी चाहिए कि आइंदा ऐसे लोगों को मुंतखब ना करें जिन्होंने हमेशा उनको धोखा दिया है और उनके साथ वादा खिलाफी की है और उनको जो है वो परेशानी में मुब्तला किया है। बढ़ेंगे नाजरीन आज के नवाए वक्त कॉलम की जानिब। आज का कॉलम तजिया अताउर रहमान साहब का कॉलम है बरतानिया के दहशतगर्द। इन्होंने लिखा है कि बरतानिया में होने वाले फसादात में 3 पाकिस्तानी निजात जवानों को जो किसी हवाले से भी इन हंगामों से ताल्लुक नहीं रखते थे बलवा करने वालों में शामिल थे। ना पुलिस के साथी महज नमाज तरावी के दौरान अपनी मस्जिद की हिफाजत की खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। हालांकि नमाज तरावी के दौरान मस्जिद की हिफाजत मकामी पुलिस की जिम्मेदारी थी, उसने ये फ़र्ज अदा ना किया तो मुसलमान नौजवानों ने यह जिम्मेदारी संभाल ली होगी। उन्हें हंगामे करने वाले कार सवार काले दहशतगर्दों ने अचानक कुचल कर रख दिया। आपने तासुब की आग बुझाई, गुस्सा किस पर था? ठंडा बेचारे मुसलमानों पर किया। इस पर मजीद बात भी करेंगे। अताउर रहमान साहब से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अता साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कैसे हैं आप? सर अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर बताइएगा कि गनी साहब को भी मेरा सलाम दीजिए। वालेकुम अस्सलाम अताउर रहमान साहब। अता साहब आपसे जानना चाहेंगे कि इंतहाई महज़ब अपने आप को मुल्क कहलाया जाता है बरतानिया की जानिब से और दुनिया की महज़ब तरीन अकाम में शुमार भी किया जाता है। अब वहाँ पर ये क्या हुआ कि किस तरह से इतने हंगामे फूट पड़े और फिर मुसलमानों को शहीद किया गया? एक ही वाक़े से बरतानिया के समाज का जो अंदर है वो बाहर आ गया और ये साबित हो गया कि दहशतगर्द मुसलमान नहीं, वो लोग भी हैं जो तहजीब और आला इक़्तिदार के बड़े अलमबरदार बने फिरते हैं और वो एक दचका बर्दाश्त नहीं कर सके। बरतानवी पुलिस ने एक गोरे को गोली मारी और उसका जो रद्द अमल हुआ है वो लॉ एंड ऑर्डर को गारत करके रख दिया गया है और उसके बाद वहां पर जो पाकिस्तानी निजात मुसलमान थे उन्हें एक तौसब के तहत निशाना बनाया गया। हालांकि ना वो बलवा करने वालों में से थे और ना वो पुलिस के साथी थे, उनका इन तमाम वाकयात से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन चूंकि वो एक मस्जिद की हिफाजत पर मामूर थे और वो पाकिस्तानी और मुसलमान नजर आ रहे थे, लिहाजा नफरत का लावा उनकी तरफ फेंक दिया गया। ये है सूरत हाल उन कौमों की जो अपने आप को बहुत महजब कहती हैं और मुसलमानों को दहशतगर्दी का ताना। रहमान साहब इस तमाम सूरत हाल में मुस्लिम कम्युनिटी का जो किरदार रहा है बरतानिया में उस पर भी रोशनी डालिएगा। देखिए, मुस्लिम कम्युनिटी का इतने बड़ा सदमे के बाद जो किरदार रहा है वो मिसाली रहा है। आप देखिए कि अगर अमेरिका और यूरोप में कोई गैर मुस्लिम मुसलमानों के हाथों कत्ल हो जाता तो उनका क्या रद्द अमल होता, और मुसलमानों ने वहां पर इंतहाई शाइस्तगी तहजीब के साथ उन्होंने कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। रद्द अमल में उन्होंने दूसरे लोगों के साथ मिलकर यकजहती का मुजाहरा किया है और सब्र और गिना की एक तस्वीर बने रहे। राइट, अताउर रहमान साहब बहुत शुक्रिया। और इस पर हम बात करना चाहेंगे सलमान साहब से भी, बरतानिया में जो हुआ इस पर आपकी राय। देखें शाम साहब, खुद बरतानवी ये तस्लीम करते हैं कि बरतानिया की तरक्की और खुशहाली के अमल में ख़ास तौर पे मुसलमानों और पाकिस्तान का एक रोल रहा है और कभी पाकिस्तानियों से वहाँ पर ऐसी कोई शिकायत नहीं हुई कि उन्होंने बतौर पाकिस्तानी किसी ऐसे अमल में हिस्सा लिया हो जिससे खुद बरतानिया पे वो चीज़ असरअंदाज होती हो कि दहशतगर्दी। देखिए, दहशतगर्दी एक ज़हनियत का नाम है ठीक, और उसे मुसलमानों पे मुसल्लत करना ये एक ख़ास ज़हन था कि वहाँ पर तो खुद पाकिस्तानी दहशतगर्दी का टारगेट बने हैं और किया क्यों गया है ये भी बात ढकी छुपी नहीं है। देखें, बात यह है कि जो लोग इस तरह कानून को हाथ में लेते हैं वो बरतानिया में लें, वो पाकिस्तान में लें, अमेरिका में लें या किसी और मुल्क में लें,
ये एक ख़ास माइंडसेट है। जब तक उस माइंडसेट का सद्भाव नहीं किया जाएगा, ये दहशतगर्दी, तखरीबकारी, इंतहा पसंदी, शिद्दत पसंदी, ये रुझानात बढ़ते रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि जो 3 पाकिस्तानियों को वहाँ पर शहीद किया गया है, खुद बरतानिया को चाहिए कि इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान से माजरत करे और वहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी ने जिम्मेदारी का सबूत दिया है, कंपनसेशन दे पाकिस्तानी कम्युनिटी को, जी बिल्कुल करना चाहिए। और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने वहाँ पर जिम्मेदारी का सबूत दिया है। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसका मतलब बरतानवी हुकूमत को एहतराम भी करना चाहिए और इसे उनके इस अमल को सराहना भी चाहिए। राइट नाज़रीन, सलमान साहब की अपने राय जानी। कॉलम के हवाले से बढ़ेंगे आज के नवाए वक्त इदारे की जानिब। आज का नवाया वक्त जारी है कि जमहूरियत की अमलदारी के हवाले से वज़ीर आज़म और मियां नवाज शरीफ की मुतज़ाद आरा इस वक्त कौम को मायूस करने की नहीं, नया हौसला देने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, हम अमन पसंद और सुलहजू कौम हैं, हम पर इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं, हम दूसरे मुल्कों की सालमियत और खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं और यही तवक्को दूसरों से भी रखते हैं कि वो पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी का ख्याल रखेंगे। आगे है कि इस तनाजुर में आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी ने भी यौम आज़ादी के मौके पर काकुल अकेडमी ने आज़ादी परेड से खिताब करते हुए मुल्की और कौमी तशख़्ख़ुस को उजागर किया और बावर कराया कि हमारी बुनियाद नजरिया पाकिस्तान है और ये नजरिया हमें आइंदा नस्ल को मुंतकिल करना है। इस्लाम हमें बांध कर रखता है, तकसीम नहीं करता। फिर है कि मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इसके बरअक्स यौम आज़ादी से एक रोज़ कबल एक प्रो भारत तंजीम के इजलास से खिताब करते हुए और अगले रोज यौम आज़ादी के मौके पर यौम तजदीद अहद रैली से खिताब के दौरान क़याम पाकिस्तान के मकासद, नजरिया पाकिस्तान और कौमी इत्तेहाद और यकजहती पर कारबंद रहने का उम्मीद अफजा पैगाम देने के बजाय न सिर्फ मुल्क और सिस्टम की बका के मामले में कौम को मायूस किया, बल्कि दानिस्तन या नादानिस्तन बास ऐसी संगीन मुतनाज़ा बातें भी कह डाली जो पाकिस्तान की खालिक जमात मुस्लिम लीग के कायद की जुबान से तो किसी सूरत भी अदा नहीं होनी चाहिए थी। बिलखसूस उनकी वतन अजीज के दरीना मकार दुश्मन भारत के लिए वारदगी, कश्मीर पर पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ से पीछे हटने की तजवीज़ और पाकिस्तान के एटमी कुव्वत बनने के हवाले से यह कहना कि हम एटमी धमाके ना करते तो अच्छा था, लेकिन भारत ने हमें मजबूर किया। ऐसे मामलात हैं जो किसी भी दर्दमंद और मुहिब वतन पाकिस्तानी से हजम नहीं हो सकते। इस पर हम मजीद बात करेंगे सलमान साहब से। देखें शाम साहब, मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें हमारे अहले सियासत में ऐसी ज़रूर होनी चाहिए जिस पे कोई दो आरा या कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, जिसमें कौमी मफादात हैं, पाकिस्तान है, जमहूरियत है, इस्लामी इक़दार और इस्लामी रवायात हैं। कि आपने जिन बयानात का जिक्र किया, एक तरफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कश्मीर के हवाले से जो, दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब के जो ख़यालात और एहसासात है, मैं समझता हूँ खुद लम्हा फ़िक्रिया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, उनके कारकुनों के लिए, उनकी लीडरशिप के लिए, और उन्हें ज़रूर अपने तर्ज अमल पे नज़रसानी करनी चाहिए। उनसे लोगों की बहुत सारी तवक्कुआत है। देखिए, आपने आर्मी चीफ की जो बात की, आपने जो आर्मी चीफ का हवाला दिया, उन्होंने काकुल अकेडमी में बड़ी बुनियादी बात की है, नज़रिया पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की बात की है कि हमारा ये एसेट है, ये हमने नई नस्ल को मुंतकिल करना है। मैं समझता हूँ कि आज की सूरत हाल पाकिस्तान के हालात, वाक़यात और रुझानात पर अगर आप नज़र दौड़ाएं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने अंदर इत्तेहाद और यकजहती कायम करें और अपने इशूज़ के हवाले से यकसू हों। हमारे इशूज़ हैं क्या? मैं समझता हूँ कि हमारा सबसे बड़ा इशू ये है कि हम अपने कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करें। अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निपटने का बेहतरीन ज़रिया ये है कि हम अपनी सफ़ों में इत्तेहाद कायम करें। पाकिस्तान के अंदर जो इंतशार और अदम इस्तेहकाम पैदा किया जा रहा है कि ये कौन कर रहा है, ये एजेंडा किसका है? देखें, ये हमारे दुश्मन का एजेंडा है और दुश्मन नज़र आ रहा है कि उनके मकासद क्या है। और दूसरी तरफ हम ये बयानात देकर अगर उन्हीं के प्रोग्राम को, उन्हीं के एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम को बाहर निकलकर अपना रोल अदा करना चाहिए। पाकिस्तानी कौम का एक क्रेडिट जो पाकिस्तान की सियासी तारीख इस अमर की गवाह है कि जब भी पाकिस्तान और इस्लाम पर कभी भी कोई नाजुक मरला आया, पाकिस्तानी अवाम ने आगे बढ़कर अपना किरदार अदा किया है। मैं समझता हूँ कि हमारी लीडरशिप ने मायूस किया है और अब भी उम्मीद जो है वो पाकिस्तानी अवाम से है। अगर अवाम आगे बढ़कर अपना कौमी किरदार अदा करते हैं तो ये चैलेंजेस भी खत्म होंगे और जो खतरात पाकिस्तान के इर्द-गिर्द मंडला रहे हैं उनका भी सद्भाव किया जा सके। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए और थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह अगली नशिस्त में भी आपसे बात होगी। बड़ी अहम बात नाज़रीन
सलमान गनी साहब ने आखिर में की कि चैलेंजेस दरपेश है, मुल्क की सियासी क़यादत जो है वो बहुत से ऐसे बयान दे रही है जो मुल्की मफाद में नहीं है, लेकिन अब अवाम को अपना किरदार अदा करना है और अवाम ही वो ताकत है जो इस मुल्क पर जब भी कोई बुरा वक्त आया तो उन्होंने अपनी यकजहती के साथ इस मुल्क को बुरे वक्त से निकाला है और बुरे हालात से निकाला है। आखिर में फरमान कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जलसा तक़सीम असनाद ढाका यूनिवर्सिटी 24 मार्च 1948 को कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि आपकी भलाई, आपके वालदैन की भलाई, बल्कि सारी ममलिकत की भलाई इसमें है कि आपकी तवज्जो सिर्फ तहसील इल्म के लिए वक्फ रहे ताकि आप इस दुनिया की एक अजीम तरीन ताकत और तरक्की याफ्ता कौम बनकर मंजिल मकसूद तक पहुँच सके। नौजवानों के लिए ख़ास तौर पर यह पैगाम है, इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। नाज़रीन, शाम रहमान को नवाब टुडे से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।